हम लोग फ्रिक्शन का ये देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है अभी। क्या क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, रेस्ट्स ऑन ए रफ कॉन्टैक्ट विथ ए प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। ठीक है, पार्टिकल है एक रफ प्लेन के ऊपर रखा हुआ है जिसका इंक्लिनेशन का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, और दिया हुआ कि जस्ट अबाउट टू स्लिप है, यानी ये स्लिप होने ही वाला है। तो हमको बोल रहा है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन प्लेन एंड पार्टिकल। देखो सिंपल सा बात है, हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर इस प्लेन पे रखा हुआ होता है तो एक फोर्स जो नॉर्मल लगता है वो mg cos थीटा के बराबर होता है, और ये जो नीचे की तरफ फोर्स होता है इसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स, तो वो होता है mg sin थीटा। ये 30 डिग्री दिया हुआ है और बोलता है क्या है, जस्ट अबाउट टू स्लिप है। तो हम जानते हैं कि इसके जो वेट होता है, जो भी पार्टिकल है इसका mg ऐसा वेट लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, वेट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या, एक तो mg sin थीटा जिसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, दूसरा mg cos थीटा। तो तुम जानते हो कि जब ये नीचे की तरफ इसका टेंडेंसी होगा जाने का, फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। तो यानी अगर तुम देखोगे अलोंग द इंक्लाइन, तो अलोंग द इंक्लाइन कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। वो किसको बैलेंस करेगा, वो mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। और नॉर्मल वर्टिकली लग रहा है इसके तरफ, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, परपेंडिकुलर देखोगे इंक्लाइन से तो नॉर्मल लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि जस्ट अबाउट टू स्लिप है, उस केस में क्या होता है, उस केस में जो फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है, और वो कितना होता है, म्यू गुने नॉर्मल। समझ गए, यानी यहाँ पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू मान लिए हैं, और म्यू बराबर क्या होता है, तो यहाँ से देखो, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में फ्रिक्शन के जगह लिख देना म्यू गुने नॉर्मल, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा, नॉर्मल बराबर आ गया mg cos थीटा। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो n से n चला गया, mg से mg, तो म्यू बराबर हो गया sin थीटा बाई cos थीटा यानी tan थीटा। और थीटा का मान हमको दे दिया 30 डिग्री, तो ये जगह tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये हो गया म्यू का मान। तुम जानते हो यही एंगल को जो जस्ट अबाउट टू स्लिप रहता है, जस्ट अबाउट टू स्लिप, उस एंगल को क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, जो हम निकाले थे अल्फ़ा से दिखाते हैं। और वो अल्फ़ा के केस में म्यू बराबर क्या हो जाता है, tan अल्फ़ा, tan 30 डिग्री 1/√3। तो ऐसे भी तुम निकाल सकते थे, बट हमें थोड़ा सा इक्वेशन देख लिया ताकि समझ में आए। अब क्वेश्चन दिया हुआ देखो कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज ऑफ मास m, ये बड़ा वाला को वेज नाम दिया गया है, एंड ब्लॉक ऑफ मास m, ये छोटा वाला है, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो है म्यू। बोला फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये फोर्स कितना लगे कम से कम कि ये जो छोटका ब्लॉक है वो स्टेशनरी पे रह सके। तो देखो इस तरीके के प्रॉब्लम में हम लोग एक तो स्यूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कब वो लगता है ये स्यूडो फोर्स का, जब तुम वेज के फ्रेम से देखोगे, जब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखोगे तो तुमको स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि तुम एक इनर्शियल फ्रेम से देख लो, जिसको हम क्या ग्राउंड का फ्रेम बोल सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे, वेज के ऊपर से देखने का।
तो सिंपल सा बात होता है। तो पहला काम जो इस तरीके में करना होता है वो ये कि तुमको निकालना रहता है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, F बाहर से, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स बट्टा पूरा मास कैपिटल M जो रैम, तो ये हो गया सिस्टम का। अब हम देखेंगे कि अगर ग्राउंड के फ्रेम से कोई इसको देख रहा है, ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम से देखेगा, तो ये जो छोटका वाला ब्लॉक है जिसका मास M है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा दिखेगा देखो। एक तो इसका mg नीचे की तरफ लगेगा, और चूंकि इसको ये टच में है ये एरिया से, तो टच वाले एरिया के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल के अब इसका टेंडेंसी क्या है, नीचे जाने का mg के कारण। इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, तो वो फ्रिक्शन का मान कितना होगा, म्यू गुने नॉर्मल के बराबर। ये होगा कि नहीं होगा। और ये पूरा जो सिस्टम है उसके पास एक एक्सेलरेशन है जो कि कितना है, F/m+m। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो तुम क्या करोगे, अगर y डायरेक्शन का जो फोर्स है, ऊपर की तरफ फोर्स, वो 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू गुने नॉर्मल बराबर नीचे का फोर्स है mg। ये आ गया पहला इक्वेशन। हाँ, x डायरेक्शन मान लो ये है हमारा x डायरेक्शन, ये है ऊपर की तरफ y डायरेक्शन। तो सिग्मा Fx बराबर, x में हमारे पास एक एक्सेलरेशन है, तो सिग्मा Fx बराबर हो गया मास गुने एक्सेलरेशन। इसमें एक ही फोर्स है नॉर्मल, तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा मास गुने एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन का मान है F डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस छोटका m। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तुमको नॉर्मल के बदले तुम रख सकते हो mg/μ, पहला इक्वेशन से mg/μ बराबर m गुने F डिवाइडेड बाय m+m। यहाँ से ये चला गया, तो यहाँ से तुमको जो फोर्स का मान आ जाएगा वो आ जाएगा m+m गुने g डिवाइडेड बाय म्यू। तो ये हो जाएगा पहला आंसर। अगर तुम नॉन इनर्शियल यानी वेज के ऊपर बैठ के देखना शुरू करोगे तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ये है, तो ऑब्वियस सी बात है तुमको ये एक सूडो फोर्स देना पड़ेगा पीछे की तरफ, राइट। ये तुम समझ चुके हो ऑलरेडी। तो जब तुम देखोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो ये जो ब्लॉक है इसका अपना mg तो नीचे लगेगा ही, टच में है तो नॉर्मल इधर लगेगा ही, फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ रोक के रखेगा। लेकिन यहाँ पे एक तुमको स्यूडो फोर्स देना पड़ेगा, किधर की तरफ, इधर अगर एक्सेलरेशन है तो इसके उल्टा ma देना पड़ेगा। अब जब वेज के ऊपर बैठ के देखोगे तो Fx बराबर ma नहीं लगेगा, Fx बराबर भी 0 लगेगा। यानी अब वेज के फ्रेम से दोनों ही दिशा का फोर्स बैलेंस दिखेगा तुमको, यानी तुमको दिखेगा नॉर्मल बराबर मास गुने एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन बराबर दिखेगा mg। फ्रिक्शन तुमको पता होता है म्यू गुने नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल के जगह ma रख दो, तो फ्रिक्शन म्यू गुने नॉर्मल बराबर है mg। तो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाय म्यू। तो रख दो mg डिवाइडेड बाय म्यू बराबर m गुने a, ये से ये चला गया। तो जो a का मान है वो कितना है, तो F/m+m, m+m। तो ये उधर भेज दोगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा वहाँ से भी। देखो हमने दो चीज़ किया है, जब हम वेज के फ्रेम से देखते हैं तो हमको ये ब्लॉक रेस्ट पे दिखता है, लेकिन जब कोई ग्राउंड से देखेगा तो उसको दिखेगा कि ये a एक्सेलरेशन से उधर की तरफ जा रहा है। तो बस हमारा x डायरेक्शन का इक्वेशन चेंज हो रहा है, Fx बराबर यहाँ ma हो रहा था और वहाँ Fx बराबर भी 0 होगा, नेट फोर्स बराबर, समझ रहे हो। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन 8.29। हमारे पास दिया हुआ है 6 kg ब्लॉक इज केप्ट ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस एज शोन इन फिगर, फाइंड द फोर्स F रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। ये रखा हुआ है, हमको F का मान पूछ रहे हैं।
इसके बाद दूसरे केस में पूछ रहा है कि मूव द ब्लॉक विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो कोई भी चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से तब मूव करता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगा, जब एक्सेलरेशन हो जाए जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा जीरो। और तीसरे केस में बोल रहा है कि ब्लॉक को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है ऊपर की तरफ। ये 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, हम बारी बारी से देखेंगे। देखो सबसे पहले बात समझो कि ये जो है ब्लॉक एक रखा हुआ है, 6 किलो का है, ठीक है। तो तुम जानते हो कि इसके ऊपर जो नॉर्मल लगता है किसी भी इंक्लाइन पे, नॉर्मल वो किसके बराबर होता है, होता है mg cos थीटा। थीटा कितना, इंक्लिनेशन 60 डिग्री, जगह mg cos 60 डिग्री। मास है 6, g का मान ले लो 10, cos 60 का मान होता है हाफ। तो यहाँ से आ गया 30 न्यूटन, ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन में दे दिया है कि म्यू एस का मान है 0.6। तो अगर तुम म्यू एस गुने नॉर्मल करोगे तो यह आएगा 0.6 गुने 30 यानी 18 न्यूटन। ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक वाला। और म्यू के गुने नॉर्मल करोगे तो ये आ जाएगा एफ के, ये एफ एल है। तो एफ के कितना आ जाएगा, म्यू के कितना है 0.4 गुने 30 यानी 12 न्यूटन। तो ये आ जाएगा तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी जैसे मूव करना शुरू किया बात तो 12 लगने लगेगा फ्रिक्शन, अब मूव नहीं कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 लग सकता है। अब ये रहा तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, सॉरी नीचे की तरफ लगता है ड्राइविंग फोर्स, कितना लगता है mg साइन थीटा, ठीक है। तो मान लो कि हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है नीचे की तरफ जो लग रहा है वो कितना है FO, तो उसका मान हम दे देते हैं mg साइन थीटा। तो m है 6, g है 10 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यानी ये आ जाएगा 52 न्यूटन FO नीचे की तरफ। तो यानी ये जो इंक्लाइन पे ब्लॉक रखा है तो इसके एक तो FO नीचे लग रहा है और एक जो ये है फ्रिक्शन फोर्स वो ऊपर की तरफ लग रहा है। मतलब ये खींचने वाला फोर्स ये है पुलिंग फोर्स। और एक जब ये ऊपर की तरफ खींच रहे हो, नॉर्मल टेंडेंसी इस ब्लॉक का नीचे की तरफ जाने का है कि नहीं। तो ये इसके फ्रिक्शन का हमको डायरेक्शन मेन है इस सवाल में, वो देखना रहेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर की तरफ जाएगा। अब बात समझो, पहला पार्ट समझो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन अभी तुम भूल जाओ, इतना याद रखो। अभी क्या है, हमको ब्लॉक को रखना है स्टेशनरी, ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है। ब्लॉक किधर की तरफ जाना चाह रहा है, नीचे की तरफ। ये जो नीचे जाना चाह रहा है तो इसको कौन रोकेगा, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन का मान इतना नहीं हो पाया जितना से ये नीचे जा रहा है तो हमको खींच के एक फोर्स दूसरा देना पड़ेगा, राइट। एक तो देखो ब्लॉक नीचे जाने लगेगा तो उसको फ्रिक्शन रोकने का कोशिश करेगा ऊपर की तरफ रख के, लेकिन अगर वो पूरा नहीं हो पाए तो एक दूसरा फोर्स देना पड़ेगा, उसका मान हमको बोला है। तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो यही है ड्राइविंग फोर्स, तो यह है FO। तो तुम कह रहे हो कि FO का मान है 52 न्यूटन, यानी हमारा जो फ्रिक्शन है प्लस F1 अप्लाइड फोर्स है वो दोनों मिलकर 52 पूरा आएगा। तो फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है, केवल 18 न्यूटन। तो जोड़ F1 बराबर 52। तो हमको अगर ब्लॉक को रोक के रखना है तो हमको 52 घटे 18 यानी कि 34 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ अपवर्ड्स लगाना पड़ेगा। ये था पहला पार्ट, ठीक। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा में कह रहा है कि ब्लॉक जो है मूव कर रहा है नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से। यानी जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। कैसे, वेलोसिटी कांस्टेंट है,
यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सॉरी जीरो है। यानी बात ये होता है कि हमारा जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, ये बात है। अब ब्लॉक अगर मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है, म्यू काइनेटिक गुने नॉर्मल। अब वो आया था 12 न्यूटन पिछले पेज पे, ये देखो यहाँ पे 12 न्यूटन नीचे। तो अब हमको एक चीज़ पता चल गया है कि हमारा ये ब्लॉक है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये जा रहा है नीचे की तरफ, तो एक तो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, और नीचे मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। लेकिन इस बार फ्रिक्शन कैसा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और क्या देना पड़ेगा, एक फोर्स देना पड़ेगा, उसका नाम हम रख देते हैं F2। तो ये दोनों मिला के आपस को कैंसिल कर दें, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तुम कहोगे यार पिछले बार में भी यही कर रहे थे, ये फोर्स बराबर ये, तो उस समय रेस्ट पे था तो हम स्टैटिक लगा रहे थे फ्रिक्शन, अभी काइनेटिक देंगे। तो FO का मान कितना है 52 बराबर FO बराबर हो जाएगा F2 प्लस F काइनेटिक। काइनेटिक का मान है 12 और जोड़ F2, यहाँ से F2 का मान आ गया 40 न्यूटन। तुम अगर 40 न्यूटन दोगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि पूरा फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तीसरा पार्ट में बोल रहा है कि इस ब्लॉक के पास मूव द ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इस बार ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब देखो, अब खेला पलट गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको पूछ रहा है ऊपर की तरफ अगर लेके जाना तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F3। ये एक्सेलरेशन दे दिया तुमको, तुम जानते हो इसका mg sin थीटा जो ड्राइविंग फोर्स था वो तो नीचे की तरफ लगेगा ही। लेकिन चूंकि अभी ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन मूव करता रहता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है F के। तो हम अपना जो इक्वेशन था वो अब लगा देंगे। एक्सेलरेशन की दिशा में फोर्स कितना है F3 माइनस उल्टा दिशा में फोर्स FO है, और ये भी माइनस ही होगा क्योंकि उल्टा में है, बराबर होता था मास गुणे एक्सेलरेशन। तो F3 का मान हमको निकालना है, FO का मान है 52, FK का मान है 12, मास है 6, एक्सेलरेशन है 4। तो ये हो जाएगा F3 बराबर आ जाएगा 88 न्यूटन। कोई भी दिक्कत है क्या, ये माइनस ये बराबर मास गुणे एक्सेलरेशन। तो ये हमने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन को। अब हमारे पास जो है मामला वो एक और क्वेश्चन का है, वह है ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन ए रफ वेज एज सोन इन फिगर। ये मास m का एक रफ वेज के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। हमको बोल रहा है कि फोर्स बता दो एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक। ये वेज है बड़ा सा और ये जो छोटा है वो है ब्लॉक। हमको बोल रहा है कि वेज जो है ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। देखो ब्लॉक क्या है, ये रेस्ट पे है, यानी इक्विलिब्रियम में है ये, यानी ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स होगा ऑन ब्लॉक क्या होगा, 0। अगर ध्यान से देखोगे तो ब्लॉक के ऊपर दो ही फोर्स लग रहा है, एक तो इसका अपना mg लग रहा है, और चूंकि ये कांटेक्ट में है वेज के इसीलिए इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो इसका अपना वेट का दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक आ जाएगा mg cos थीटा और इधर की तरफ अलोंग द इंक्लाइन आ जाएगा mg sin थीटा। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो दो कंपोनेंट क्या लग रहा है, जो दो फोर्स लग रहा है, टू फोर्स ऑन द ब्लॉक, ये क्या क्या है, एक तो है इसका खुद का वेट जिसका मान है m इंटू जी, और दूसरा क्या है
कांटेक्ट के कारण लग रहा है कांटेक्ट फोर्स। अब देखो ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, तो कांटेक्ट फोर्स के अंदर दो फोर्स आते हैं, एक तो आता है नॉर्मल और दूसरा आता है फ्रिक्शन। अब ये नीचे की तरफ जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ लगेगा, समझ रहे हो। तो जो कांटेक्ट फोर्स होगा नेट, वो फ्रिक्शन का स्क्वायर जोड़ नॉर्मल का स्क्वायर इसके बराबर आएगा, समझ रहे हो। तो जब हमको ब्लॉक को रखना है इक्विलिब्रियम में, तो हमको जो दो फोर्स हैं, टू फोर्सेज, कौन कौन से, वेट और ये, इसको लाना पड़ेगा क्या चीज़, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या करना पड़ेगा, तो अब देखो सिंपल सा बात होता है कि हमको जो कांटेक्ट फोर्स है उसको वेट को बैलेंस करना है, यानी इसका जो खुद का वेट है mg, उसको कौन बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन ये दोनों मिल के। तो नेट जो फोर्स है कांटेक्ट फोर्स, वो कौन लगा रहा है, वो वेज लगा रहा है, वही हमको पूछा है। तो वो कितना हो जाएगा mg, किधर की तरफ होगा mg, ऊपर की तरफ, समझ रहे हो बात। तो हमको पूछा था कि वेज उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो जितना ये वेज पे लगा रहा है उतना ही उल्टा वो लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, तो mg अपवर्ड्स हो जाएगा, खाली उल्टा लगता है। अब बात क्या होता है इसमें देखो कि हमको न्यूटन का अगर हम तीसरा नियम लगाएं, अगर हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ लगाएं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है। कैसे, जो तुम्हारा छोटा वाला ब्लॉक था, तो ऑन वेज वो कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स बाय ब्लॉक ऑन वेज mg, किधर की तरफ, नीचे की तरफ लगा रहा था, रखा था, तो ये नीचे की तरफ mg लगा रहा था। तो फोर्स बाय वेज कितना होगा ब्लॉक पे, उतना ही, लेकिन उसका उल्टा, तो mg ही होगा, लेकिन इधर किधर की तरफ होगा, अपवर्ड्स होगा। दूसरा बात जो नोट करने वाला है वो ये कि तुम जानते हो अगर हम ये ड्राइंग देखें पीछे, तो ये नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के, यानी नॉर्मल को हम रख देंगे mg cos थीटा, यह है पहला इक्वेशन। और ये जो फ्रिक्शन था वो किसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा को, ये दूसरा इक्वेशन है। समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो ये बराबर हो जाएगा इसके और ये बराबर हो जाएगा इसके। अब तुम जानते हो जो नेट कांटेक्ट फोर्स होगा, नेट कांटेक्ट फोर्स वो कितना होगा, अंडर रूट फ्रिक्शन का स्क्वायर जो नॉर्मल का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का मान है mg sin थीटा का स्क्वायर जोड़ mg cos थीटा का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट mg का स्क्वायर गुणे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, तो यानी mg स्क्वायर गुणे 1, तो mg का ये आ जाएगा अंदर में mg। तो जो नेट कांटेक्ट फोर्स आ गया वो आ गया mg के बराबर। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ टच पॉइंट देखेंगे अपने। मान लो हमारे पास ऐसा एक सेटअप दिया हुआ है, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा, चौथा, इसका नाम दे दो ABCD, ठीक है। तो तुमको पूछे, या एक काम करो, एक और सेटअप देखो, ऐसे एक रस्सी टंगा है, उससे एक ब्लॉक है A, दूसरा ब्लॉक है B, तीसरा ब्लॉक है C, चौथा ब्लॉक है D। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, ठीक है, इसका नाम दे दो फिगर नंबर 1, इसका नाम दे देंगे फिगर नंबर 2। तो हम लोग पहला बात करते हैं फिगर नंबर 1 का। तुमको पूछ ले कि हमको बताओ कि
नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे, एट ए पॉइंट पी, पी एक पॉइंट है, कहाँ पे है, बिटवीन ब्लॉक सी एंड डी, यानी यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे पी वाला पॉइंट है, सी और डी के बीच में, वहाँ पे नॉर्मल बताओ, ऐसा पूछें तो तुम सिंपली इसके लिए एक ट्रिक यूज करना। वो ट्रिक है कि नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, वो होता है समेशन यानी सिग्मा ऑफ मास एबव पी गुने जी इफेक्टिव। तो हमको बताओ P के ऊपर के बात करें तो कौन कौन सा मास आएगा, एक तो C आएगा, एक B आएगा, एक A आएगा। तो हम मास को जोड़ देंगे तो किसका किसका मास आ जाएगा, A का, B का और C का। और यहाँ पे G कितना लग रहा है, तो G ही लग रहा है, तो G लग जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉर्मल एट पॉइंट P। वैसे ही रस्सी में, चलो ये दूसरा फिगर है, इसमें तुमको पूछ रहा है कि P जो एक पॉइंट है वो B और C के बीच में है। यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे तुमको बोलना है कि तुम बता दो रस्सी है तो नॉर्मल तो नहीं आएगा, टेंशन आएगा। तो तुमको पूछे फिगर 2 में हमको बताओ टेंशन बताओ, तो जो टेंशन होगा वो क्या होगा, टेंशन एट पॉइंट B होगा समेशन ऑफ मास बिलो P। पहले क्या यहाँ पे ले रहे थे ऊपर, यहाँ पे क्या लोगे बिलो P गुने जी इफेक्टिव, समझे। तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो P के नीचे कौन कौन सा मास है, तो एक तो C का मास है, एक D का मास है, और G कितना लग रहा है, तो G ही लग रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा MC प्लस MD गुने G। अब बार बार जो हम जी इफेक्टिव बोल रहे हैं उसका मतलब समझो क्या बोल रहे हैं। जो हमको जी इफेक्टिव देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो ये है, इसको तुम जी ले सकते हो, इसको तुम जी प्लस ए ले सकते हो, और इसको तुम जी माइनस ए ले सकते हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जिस सिस्टम के लिए तुम देख रहे हो, ये जैसे हमारा पूरा जो है एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है। तो अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है तो तुम जी इफेक्टिव के बदले जी रख देना। अगर सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो ए ऊपर की तरफ है, अपवर्ड्स, यानी ये हमारा पूरा सिस्टम ए से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो लिखना पड़ेगा तुमको जी प्लस ए। और अगर ये पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ है, तो तुमको लिखना पड़ेगा जी माइनस ए। तुम समझे, जो टेंशन निकालते टाइम जी का मान, जी हम क्यों रख दिए थे, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा था, ये सिस्टम के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं था। अगर रहेगा तो ये ध्यान रखना है कि जी इफेक्टिव के बदले हमको क्या रखना है। अगर सिस्टम भी नीचे है और जी भी नीचे लग रहा है तो जी माइनस ए करना पड़ेगा। जी नीचे की तरफ लग रहा है, ए ऊपर की तरफ जा रहा है सिस्टम, तो जी प्लस ए करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन नहीं है तो सीधा सीधा जी रख देना, समझे कि नहीं। सेम केस इसमें भी अप्लाई होगा पहले वाले में। तो ये एक फार्मूला है, ट्रिक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये, मान लो कि कोई बंदा है ये लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, और ये एक वेइंग मशीन पे खड़ा है। यहाँ पे एक वेइंग मशीन, जो भार जो इस पे लेते हो तुम लोग, उस पे खड़ा है। तो
इसका जो वेट आएगा वो क्यों आता है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के कारण आता है। क्योंकि इसका पैर ये ज़मीन से टच कर रहा है और इसका जो मास है वो mg नीचे दबा रहा है, उसी कारण से इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। और वही नॉर्मल जो होता है वो होता है वेट। तो अगर ये रेस्ट पे है, लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा सीधा सीधा mg। अगर लिफ्ट के अंदर है ये बंदा, ये बंदा लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, अपवर्ड एक्सेलरेशन है लिफ्ट के पास। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा? m गुने जी प्लस ए। पिछले पेज पे भी तुमने देखा था कि जी इफेक्टिव का मान जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है तो कितना था? जी प्लस ए। तो अभी जो नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा? जी प्लस ए। यानी अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगे ए एक्सेलरेशन से तो इसका वेट जो है वेइंग मशीन पे वो ज़्यादा दिखेगा। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाने लगे, कमा से में बंदे का, तो अब जो ये नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगेगा वो कितना लगेगा? m गुने जी माइनस ए। ये बात ध्यान रखोगे, समझ गए? अब एक चीज़ और है हमारे पास, एक और पॉइंट है, वो ये है, पॉइंट क्या है? अगर तुमको म्यू एस का मान म्यू के बराबर दिया हो और ये हो जाए म्यू के, तो क्या होगा कि तुम कह रहे हो कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू किस चीज़ का? स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो किसके बराबर है? काइनेटिक फ्रिक्शन के कांस्टेंट वैल्यू के, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और दोनों का ही मान कितना हो जाएगा? तो म्यू गुने एन। दोनों का ही मान कितना हो जाएगा? म्यू गुने एन, क्योंकि म्यू सेम है। अगर सेम नहीं होता तो लिमिटिंग वैल्यू होता था म्यू स्टैटिक गुने नॉर्मल, और ये होता था म्यू काइनेटिक गुने नॉर्मल। चूँकि ये दोनों सेम हो गए इसलिए म्यू गुने नॉर्मल कर दिया। एन क्या होता है? एन बराबर होता है mg जब ग्राउंड कैसा हो? हॉरिजॉन्टल हो। और नॉर्मल बराबर हो जाता है mg कॉस थीटा जब किस पे रखा हो? इंक्लाइंड वाले प्लेन पे रखा हो। ये तो तुम बहुत बार देख चुके हो कि ऐसे रहता है, तो नॉर्मल का मान क्या हो जाता है? mg कॉस थीटा के बराबर। सही बात है। अब एक बात और सुनो कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स जब बोलेंगे तो क्या समझोगे? अदर देन वेट, इसका वेट और इसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। एक्सटर्नल फोर्स या तो जीरो हो और टेंजेंशियल हो सरफेस के लंब। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? टेंजेंशियल है, यानी इधर की तरफ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो उससे नॉर्मल पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो नॉर्मल बराबर mg या mg cos थीटा कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो या टेंजेंशियल लग रहा हो सरफेस पे। समझ रहे? लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारा जो ये फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स ये क्या है? ये इंक्लाइंड पे आ जाए, इंक्लाइंड टू सरफेस लगने लगे,
यानी अगर ये इधर पे रखा हुआ है तो अब यहाँ पे लगने लगे तो अब इसके भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। तो अब जो नॉर्मल है उस पे इसका कोई तो कंपोनेंट आ जाएगा, उस कारण से नॉर्मल का मान बदल जाएगा। तो नॉर्मल का रिएक्शन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, किस पे डिपेंड करेगा कि फोर्स किधर की तरफ लग रहा है। तो हम अलग अलग डायग्राम बना के देखेंगे कि कैसे नॉर्मल का मान जब फोर्स सरफेस के इंक्लाइंड लगने लगता है तो घटता बढ़ता है। तो सबसे पहला ये है कि ग्राउंड जो है हॉरिजॉन्टल है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका मास अगर m है तो mg नीचे लगेगा, तो ग्राउंड इसके ऊपर एक रिएक्शन नॉर्मल लगाएगा। अब मान लो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इधर से लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स कैसा लग रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, अलोंग द सरफेस लग रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल बराबर आ जाएगा mg। एक और काम, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये ब्लॉक रखा है, लेकिन अब जो फोर्स है वो इधर की तरफ ऊपर की तरफ लग रहा है F, तो ये इसका mg नीचे लगेगा, ये लगेगा नॉर्मल, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, मान लो ये थीटा है, ये आ जाएगा F cos थीटा और ये आ जाएगा F sin थीटा। अब तुम देख रहे हो कि नॉर्मल जो होगा और उसमें अगर F sin थीटा को जोड़ोगे तो वो होगा mg के बराबर। अगर नॉर्मल की बात की जाए तो वो mg से क्या हो जाएगा, F sin थीटा घटाओ उतना, यानी नॉर्मल जो है mg से कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही बात है। तीसरा केस देखो कि ये ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स तुम ऐसे लगाने लगे, तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ऐसे देखोगे तो एक तो नीचे की तरफ ये फोर्स, ये मान लो थीटा, तो ये आ जाएगा F cos थीटा, इधर आ जाएगा F sin थीटा। mg लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, तो ये फोर्स बराबर इन दोनों के समेशन के बराबर हो जाएगा, तो नॉर्मल होगा mg जोड़ F sin थीटा के, यानी जुड़ रहा है कुछ कुछ, तो नॉर्मल क्या हो गया, mg से बड़ा हो गया। तो ये तीन केस देख लिए तुम। अब मान लो ये एक इंक्लाइन पे रखा हुआ है फोर्स और अलोंग द इंक्लाइन इसको खींचा जा रहा है, तो तुम जानते हो कि इसका खुद का mg नीचे की तरफ लगेगा, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल बराबर आएगा mg cos थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तो नहीं आ रहा है। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारा जो ये फोर्स इधर की तरफ है ये ऐसा लगने लगे F, तो ये रहा नॉर्मल, F के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा F cos थीटा, ऊपर की तरफ आ जाएगा F sin थीटा, और नीचे लग रहा है mg cos थीटा। तो अब जब इक्वेशन लिखोगे तो लिखोगे कि नॉर्मल जोड़ F sin थीटा, ये दोनों मिलके इसके बराबर होंगे, बराबर हो जाएगा mg cos थीटा के, ये उधर जाएगा तो घटेगा, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल जो होगा वो कम हो जाएगा mg cos थीटा से। कितना होगा, तो mg cos थीटा घटे F sin थीटा के बराबर। एक और केस है, अगर ये इंक्लाइन पे रखा हुआ है, ये थीटा डिग्री है, ये यहाँ पे तुम्हारा फोर्स अब ऐसा लगने लगे फोर्स, तो क्या होगा, ये रहा नॉर्मल, इधर की तरफ लग रहा होगा mg cos थीटा, फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ऐसे ही फोर्स है ये, एक तो नीचे एक इधर की तरफ, तो मान लो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा F cos थीटा आएगा F sin थीटा, तो ये दोनों मिल के नॉर्मल के बराबर होंगे, तो नॉर्मल बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली mg cos थीटा से। F cos थीटा था ये, नॉर्मल बड़ा हो जाएगा mg cos थीटा से। तो क्या ये बातें तुम्हें समझ में आई कि कैसे चल रहा है। अब देखो, अब हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं,
लेकिन अपने को चाहिए कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमको जानकारी तो होना ही चाहिए। तो एक क्वेश्चन हम देखेंगे कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन। देखो, इन द फिगर शोन फाइंड रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं कि बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन ए ब्लॉक एंड ए वेज। तो ये है हमारा वेज और ये है ब्लॉक और कंस्ट्रेंट का मोशन है। तो अब एक बात समझो, तो क्या हो रहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, पहले यहाँ पे था, ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, खिसक के मान लो ये यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया। यानी ये हुआ कि जो B है वो कितना खिसक गया। तो पहले मान लो इस पॉइंट को हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे था पहले B, अभी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो B का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये हुआ XB। ठीक है, तो ये जब इधर खिसकेगा तो पहले जो ये यहाँ पे था तुम्हारा A, अब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जो ब्लॉक था ऐसे, तो यहाँ आ गया, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये वाला जो लाइन होगा यहाँ से यहाँ हो जाएगा XA, ये वाला लाइन, और ये है थीटा, तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो अगर ध्यान से देखोगे ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें ये जो है कर्ण है XB, ये है थीटा और लंब हो जाएगा XA। तो जब तुम साइन थीटा लिखोगे तो हो जाएगा लंब है XA बाय कर्ण, वो है XB। यहाँ पे थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो XA और XB क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो A का डिस्प्लेसमेंट है वो B के डिस्प्लेसमेंट में साइन थीटा से गुना करो तो आएगा। थीटा कांस्टेंट है तो साइन थीटा भी कांस्टेंट होगा। हमको वो नहीं बोला, हमको एक्सेलरेशन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो जैसे का तैसे रह जाएगा। XA का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आ जाएगा 2 बार, तो एक्सेलरेशन ऑफ A बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ B गुने साइन थीटा, क्योंकि कांस्टेंट तो जैसे का तैसे रह जाएगा। समझ में आया? तो यही है रिलेशन, ये डॉट नहीं होगा यहाँ पे, हमने 2 बार इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन ऑफ A बराबर आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ B गुने साइन थीटा। एक और सवाल है अपने पास, ठीक है, देखो ये सवाल IIT में आया हुआ है। हमको क्या पूछ रहा है वो देखो, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द एंड P एंड Q, ये जो P है और ये जो Q है, ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसा है, अनस्ट्रेचेबल, इसका मतलब कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो है कांस्टेंट। तो हमको पूछ रहा है मूव डाउनवर्ड विथ स्पीड u इन द P एंड Q ऑफ एन अनस्टेबल स्ट्रिंग। तो ये भी जो है u के स्पीड से नीचे जा रहा है और ये भी u के स्पीड से नीचे जा रहा है, और स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो हमको बोला कि पुल्ली A और पुल्ली B जो है
फिक्स है, तो हमको बोला कि जो मास m है वो कितने के स्पीड से ऊपर जा रहा है ये बता दो, ऐसा हमको पूछा है। तो सिंपली हम अगर इसका ड्राइंग ऐसा देखें, ये वाला एक पुल्ली है, ये एक पुल्ली है, ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये यू से जा रहा है नीचे, ये भी यू से नीचे जा रहा है, बीच में कहीं तो ये ब्लॉक ऐड है, तो हम इसको, ये रस्सी अपना, ये है ब्लॉक, इससे जुड़े हुए मास m। तो एक बात देखो कि ये दोनों ही एंगल हमको दे दिया है बराबर, ये भी है थीटा, ये भी है थीटा, क्वेश्चन में दे दिए। तो एक काम करो, इसको हम बोल देंगे P, इसको बोल देंगे पॉइंट को Q, और इस पॉइंट को बोल देंगे R। ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मान लो ये वाला लेंथ है L, इसको L मानो, इस वाले लेंथ को जो लंबाई है इसको y मान लो, और ये दूरी को मान लो c, कुछ भी माना है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात देखो कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, तो अगर तुम ट्राइंगल देखोगे, राइट एंगल ट्राइंगल PQR में कर्ण कितना है, L का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर। इस त्रिभुज में अगर देखोगे तो ये जो है 90 डिग्री है, ये कर्ण है हाइपोटेनस, ये है बेस, इसके लिए थीटा के लिए देखोगे तो परपेंडिकुलर है, और ये है बेस। तो हम क्या करेंगे, हमको पूछा है कि इसको एक बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर दो इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2L, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो हो जाएगा dL/dt से गुना हो जाएगा, बराबर होगा वैसे ही C। अब देखो C क्या है, C है ये पुल्ली के बीच का दूरी। हमको एक बात बताओ, ये दो पुल्ली के बीच का जो दूरी है ये बदल रहा है क्या, नहीं, ये तो फिक्स है, पुल्ली के बीच में तो दूरी जो है वो क्या है, फिक्स है, पुल्ली तो नहीं इधर घूम रहा है आगे चला जाएगा, ऐसा तो नहीं, तो ये दूरी फिक्स है, यानी ये C क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 0 जोर y स्क्वायर, y ऑब्वियसली ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो y कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा 2y, एक गुना हो जाएगा dy/dt से, सही बात है। तो यानी तुम क्या कर सकते हो, यानी तुम कह सकते हो इसको 2 से 2 को काट दो, यानी तुम कह सकते हो कि अगर हमको देखना है कि ये जो y है जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो y क्या होगा, कम होगा समय के साथ। तो हाँ, तुम एक बात तो समझ गए कि जो dy/dt आया है वो आ गया है L/y गुने dL/dt, ठीक। dy/dt क्या था, ये y जो दूरी है उसके चेंज होने का रेट, और वही चेंज होने का रेट जो होता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं, वही वेलोसिटी हमको निकालना है। तो dy/dt वेलोसिटी निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा L/y गुने dL/dt। dL/dt क्या है, नीचे की तरफ लेंथ की कमी, तो कितने से नीचे की तरफ जा रहा है, dL/dt कितना दिया हुआ है। अगर देखो ऊपर के तरफ वाले को लोगे पॉजिटिव तो नीचे जाने वाले को लेना पड़ेगा निगेटिव, तो dL/dt हम कितना ले लेंगे, -u, यही से तो लेंथ कम हो रहा है, तो -u। तो हमको जो वेलोसिटी आ जाएगा कैपिटल M का वो आ जाएगा -u गुने क्या चीज़, -u गुने ये गुना हो गया L/y, तो -u गुने L/y, यानी ये क्या आ जाएगा,
यह आ जाएगा हमको L/y। एक बात देखो, L क्या है, कर्ण है, और y क्या है इसके लिए, थीटा के लिए आधार। तो कर्ण बाय आधार क्या होता है, आधार बाय कर्ण होता है cos थीटा। तो कर्ण बाय आधार यानी L/y क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी 1/cos थीटा हो जाएगा। L/y को हम लिख देंगे 1/cos थीटा गुने u निगेटिव में, तो Vm। तो एक बात हमको समझ आया कि वेलोसिटी का जो मान आएगा वो आएगा u/cos थीटा, लेकिन वो निगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम u को पॉजिटिव मानेंगे तो ऊपर वाला वेलोसिटी वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक बात तो हमको समझ में आ गया कि हमको जो u/cos थीटा है वो ऊपर की तरफ मिलेगा, ये समझ गए। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तुमको जब सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। जो एक और क्वेश्चन बता देते हैं, यह है 7वां क्वेश्चन अपना। इन द फिगर शोन फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तुमको बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा ब्लॉक पे, और स्टेट यानी बोल पूछ रहा है कि ब्लॉक विल मूव और नॉट, अगर यस तो एक्सेलरेशन क्या होगा। सिंपल बात है, ब्लॉक पे देख लो, फोर्स, सारे फोर्स का कुछ ना कुछ कंपोनेंट निकल जाएगा। तो ये वाला तुम्हारा ब्लॉक है, ये एक फोर्स लग रहा है 10√2 न्यूटन का, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ये 45 डिग्री दिया है तो ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, तो 10√2 और कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन इधर की तरफ, और ऊपर की तरफ भी आ जाएगा 10 न्यूटन। फिर एक फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है 6 न्यूटन, इसका मास 2 kg का है, तो 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन नीचे लगेगा। एक फोर्स इधर दे दिया है 4 न्यूटन का। तो नेट जो तुम देखोगे इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो इसकी टेंडेंसी जो होगी मूव करने की वो भी एक्स की होगी। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा वो हमको बताना है। अब सिंपल सा बात देखो कि तुम हमको बताओ, ये अगर तुम y डायरेक्शन में फोर्स को करते हो 0, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स होगा 0, तो y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहा है 10 है, एक नॉर्मल हमने नहीं लिखा है तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, तो 10 जोड़ नॉर्मल बराबर हो जाएगा तुम्हारा ये 6 जोड़ 20, ये दोनों नीचे लग रहे हैं, तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा 26 - 10 यानी 16 न्यूटन। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। अब नॉर्मल पता चलते ही हम लोग फ्रिक्शन का मान बता देते हैं, फ्रिक्शन 2 लगते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, तो हो जाएगा μs का मान है 0.6 गुने नॉर्मल है 16, जगह 16 चौके 96 यानी 16 चौके कितना आ गया भाई, ये नॉर्मल का मान आ गया तुमको, ये 10 न्यूटन वाला था ना ऊपर की तरफ, 10 न्यूटन, हाँ कोई नहीं, ये एक्चुअली जिस किताब से लिया गया वहाँ गलत सॉल्व हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 16 चौके 96 यानी कि 9.6 न्यूटन आ जाएगा, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो आ जाएगा 0.4 गुने 16 यानी कि 6.4 न्यूटन। तो ये दो तरह के ही फ्रिक्शन लग सकते हैं, अगर ब्लॉक मूव करेगा तो 6.4 लगेगा, नहीं करेगा तो 9.6 लगेगा। अब बात आता है, हमको पूछ रहा है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, सिंपल सा बात है, फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो ये हमको देखो, हमारे को इस ब्लॉक पे अगर हम एक्स डायरेक्शन में बात करें तो हमको नेट फोर्स कितना मिल रहा है, तो 10 उधर की तरफ लग रहा है और 4 भी उधर की तरफ लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन ये वाला 4 और ये 10, तो जो नेट ड्राइविंग फोर्स है वो कितना है 14 न्यूटन का। लेकिन इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन कितना लग सकता है हमको,
फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये ज़्यादा से ज़्यादा 9.6 लग रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर तो 14 लग रहा है फोर्स बाहर से, तो ये तो इसको रोक तो पाएगा नहीं। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा कि ब्लॉक जो है वो ब्लॉक जो है वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 14 न्यूटन लग रहा है, लेकिन अब जब ये मूव कर जाएगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा, केवल और केवल 6.4 न्यूटन का। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि बाहरी फोर्स लग रहा है इसके ऊपर 14, इसको रोकने वाला कितना लग सकता था 9.6, लेकिन चूंकि 9.6 से ज़्यादा लग रहा है तो अब ये मूव कर जाएगा। मूव करेगा तो कितना लगने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। तो हमको पूछा था अगर मूव कर जाएगा तो एक्सेलरेशन बता दो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो 14 वो लग रहा था, उल्टा की तरफ लग रहा था 6.4, पूरा मास कितना है 2, ये हो जाएगा 14 माइनस 6.4/2, समझ गए। तो ये हो जाएगा 7.6/2 यानी 76/2, 38 होता है, 38 8 दूनी 16 थे, हाँ। तो ये 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? चलो तुम्हारे लिए एक टास्क देते हैं जिससे इस किताब के अंदर का दिया हुआ क्वेश्चन सही हो जाए। तुम टास्क ये है कि तुम इस फोर्स का ऊपर की तरफ एरो नहीं लेके नीचे की तरफ ले लो और बना के दिखाओ कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं, और मेरे से चेक करवाओ। ठीक है। तो यार ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान रहते हैं, तुम लोग अगर ट्राई करोगे तो काम हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। और भी सवाल अगर तुम लोग ट्राई करोगे, बनाने का कोशिश करोगे तो हम बता देंगे बाद में। अभी यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे। जो भी डाउट आएंगे, देखो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब यही है कि कितना सवाल तुम ट्राई करते हो और कितना पूछते हो। ठीक है, थैंक यू।